है तो वी स्टार्ट आवर हिंदू न्यूज़पेपर। देखो 5 वायलेंस जो हो गया वेस्ट बंगाल में, जो वायलेंस हो गया, इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे वायलेंस हो गया, बूथ पे बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई, तो वायलेंस हो गया है। जो सीआरपीएफ के सीआईएसएफ के जवान है उन्होंने ओपन फायर कर दिया सेल्फ डिफेंस में। तो ये है हमारी डेमोक्रेसी की एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, अभी अप्रैल तक अभी तक 45 लाख डेली दी जा रही थी, पर अब 29 लाख दी जा रही है, तो कम होनी स्टार्ट हो गया वैक्सीन। तो फर्स्ट जर्नलिस्ट बुक फॉर, मतलब कि एक जर्नलिस्ट ने बुक किया गया हिसार में व्हाट्सएप पे और एफबी पोस्ट पे, जो जो बुक किया है अपना आईटी एक्ट जो है अपना 2008 वाला, उसके अंडर बुक किया है। तो हम पढ़ेंगे इसमें किस सेक्शन के अंदर बुक किया। एक 66 होता है और एक 69 होता है सेक्शन, 2 सेक्शन होता है आईटी एक्ट के अंदर से, ठीक है। 66 को क्या होता है, दोनों चीज़ पढ़ेंगे हम, लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरी न्यूज़ आती है डॉल्फिन बूम इन द उड़ीसा चिलिका लेक। चिलिका आपको पता ही है, ये जैसे वेस्ट बंगाल से नीचे उड़ीसा आ जाएगा तो यहाँ पे चिलिका लेक है, उससे नीचे भीतर कनिका लेक है, ये दोनों ये आसपास में ही लेक है आपके, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये, तो यहाँ पे बूम हुआ है, मतलब कि जो पॉपुलेशन है जो अब डॉल्फिन की उसको इंक्रीज हो गई है। और इंडिया लार्जेस्ट आपका ब्रैकिश वाटर लेक एंड द अलॉन्ग विद उड़ीसा जो है चिलिका है, इंडिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये, ठीक है ना। चिलिका लेक जो है, अब ब्रैकिश क्या होता है, जहाँ पे जो एक सेलाइन वाटर की और फ्रेश वाटर की 5 पीपीटी पार्ट, पीपीटी 5 पीपीटी फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर 35 पीपीटी, इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो इससे सलाइन बोल देंगे, इससे ऊपर जाएंगे और इससे इसके आसपास रहेंगे 5 के, उसे फ्रेश वाटर बोलते हैं। जो इनके बीच का एरिया होता है उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, ना इतना फ्रेश होता है ना इतना सलाइन होता है, तो इनके बीच के एरिया को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर ना इतना सलाइन, तो उसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। और उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे ये इनकी इंक्रीज हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, एनजीओ ने, एकेडमिक ने, कुछ यूनिट थी ने मिल के उन्होंने वर्क किया इनके ऊपर, और इनकी पॉपुलेशन देखो कितनी इंक्रीज हुई है। इनकी पॉपुलेशन जो 2000 में, मतलब कि इनकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 2-3 रह गई थी, 2 रह गई थी हम बैक वाली जो है, अभी 281 तक पहुंच गई है, तो बहुत। उसके पास में गरी माटा वो आपका ओलिव रिलेटेड नेस्टिंग ग्राउंड है, तो उसको भी आपको देखना है। तो इरावाडी डॉल्फिन जो है चिलिका में लेक में पाई जाती है, और ये 4 इरावाडी बोटल नेक नोज और हम बैक होती है, इनके नाम है कि 554 जो इरावाडी पाई गई हैं, और बोटल नोज हो गई या हम बैक हो गई, ये वेराइटी है डिफरेंट डिफरेंट, तो हम बैक की भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। तो हम इससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट, हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है। तो हम आते हैं अपने बेसिक नोट्स पे। जो पहला आता है वो आता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट टाइगर है, उसी की बेस पे ही लॉन्च किया गया था। ये दोनों के लिए लॉन्च किया गया था, रिवर, क्योंकि फ्रेश वाटर भी मिलती हैं और मेराइन वाटर में भी डॉल्फिन मिलती हैं, दोनों के लिए ये किया गया था। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, प्रिजर्व करने के लिए, कि अंडर वाटर जो फ्रेंड्स हैं हमारे उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी किलिंग को रोकने के लिए, स्ट्रेंथिंग करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। 10 ईयर प्रोजेक्ट है, फोकस ऑन बोथ सी एंड रिवर, दोनों पे फोकस करेगा। गंगा रिवर डॉल्फिन स्पेसिफिक उस पर भी फोकस करेगा। इन इंडिया डॉल्फिन हैज लाइटेड इन द डीप रिवर ऑफ आसाम, जो ब्रह्मपुत्र है, बिहार में गंगा, झारखंड में भी दामोदर के, उनके सब रिवरों पर पाई जाती है। राजस्थान में मिलती है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में। और हमने क्या किया है कि गंगा जो फर्स्ट टाइम, मतलब जो गंगा डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन है, ऑफिशियली कब डिस्कवर हुई थी, 1901 में, अंग्रेजों के टाइम पे डिस्कवर हुई थी। फ्रेश वाटर, दे ओनली लिव इन द फ्रेश वाटर, तो आपको ये भी याद रखना है, फ्रेश वाटर में रहती है। तो मैंने फ्रेश वाटर की आपको डेफिनेशन बताई है साइंटिफिक, 5 पीपीटी होता है, ठीक है ना। 5 पीपीटी पार्ट पार्टिकल्स ऐसे कुछ करके होता है, तो उतने 5 पीपीटी होता है, तो आपको याद रखना है। उसी लाइन पे चलाया जाएगा, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, उसी लाइन में प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा, ठीक है ना। और ये नेशनल जो गंगा काउंसिल है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो उसने भी प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। तो आपको एक चीज़ और पता है, जो गंगा काउंसिल है उसे कौन हेड करता है, प्रिंसिपल हेड करता है, ना कि उसे एनवायरमेंट मिनिस्टर हेड करता है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मेरी फ्री के लिए। और जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, एक्सपर्ट जो रखे जाएंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट आपका, ये एक्सपर्ट रखेंगे करने के लिए। कुछ स्पेशल चीज़ें, स्पेशल कंजर्वेशन मतलब प्रोग्राम चलाए जाएंगे इनके लिए, नेशनल एक्योटिक एनिमल के लिए, इंडिकेटर स्पीसीज के लिए कुछ चीज़ें चलाई जाएंगी। उससे पहले कौन देख रहा था, क्या उससे पहले डॉल्फिन के लिए प्रोजेक्ट नहीं था, कि उससे पहले भी था। पहले नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जो था, उसने नमामि गंगे जो आया था, उसी ने डॉल्फिन बचाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इनिशिएटिव। अब इसके लिए स्पेसिफिकली जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था, क्योंकि पहले भी तो प्रोजेक्ट टाइगर को देखते थे, ठीक है ना। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, इसी बेस पे स्पेसिफिक क्या स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया। ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या है, ये आपकी रिहन एक्शन प्लान हुआ है, रिहान एक्शन प्लान हुआ विद डॉल्फिन से रिलेटेड था। ये एक इंटरनेशनल कमीशन है, प्रोटेक्ट करती है आपको, मतलब कि रिहान स्विट्जरलैंड में है, मतलब कि लग्जमबर्ग नीदरलैंड, हेल्प इन कंजर्वेशन सोलोमन फिश, ये फिश इंडिकेटर स्पीसीज है।
तो इसको प्रिजर्व करने के लिए रिहन एक्शन प्लान आपको याद रखना है। अब गंगा डॉल्फिन क्यों होती है, साइंटिफिक नेम इसका क्या है आपका, पैटर्निस्टा और गंगेटिका इसका नाम है। और ये आंखों से दिखता नहीं है, ब्लाइंड होती है। और कैसे दिखती है, फिर इसकी अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ती है। जैसे वो टकरा के वापस आती है तो पता लग जाता है ये मेरा इसे खा जाऊंगी, अब ये मेरा है, इसे खा सकती है। उसके बाद दे ऑल्सो को सुसु, सुसु क्यों बोलते हैं, ये ऊपर आती हैं सरफेस पे और ये ऐसे फुहारा सा मारती हैं, छोड़ती हैं ऊपर, जैसे ये डॉल्फिन है ये फुहारा छोड़ती है तो आवाज़ सुसु टाइप की आती है, तो इसे क्या बोलते हैं, सुसु भी बोलते हैं। ब्लाइंड होती है और इट मेनली फाउंड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जो आसपास के एरिया हैं आपका, गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना आपका करनापल्ली, इन रिवर में पाई जाती है। और गंगा ट्रिब्यूटीज जो है, गंगा की ट्रिब्यूटीज है उनमें पाई जाती है। थ्रेट कैसे आ रहा है, प्रॉब्लम कैसे, जो हम डैम बना रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है इनके माइग्रेशन पे। ये अभी बिहार में वेस्ट बंगाल के बीच में डैम आ गया, ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जैसे लैंड फ्रेगमेंटेशन होता है किसानों का तो उनसे लॉस होता है, तो ऐसे डॉल्फिन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है एरिया का, तो उनको भी लॉस होता है। पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है ऑन साइड और इन साइड, जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है वो भी एक इनके लिए प्रॉब्लम है। फिर पॉपुलेशन, इंसानों की तादाद बढ़ रही है कि गंगा डॉल्फिन सेंसस की कराया गया था, सजेस्टेड दैट द गंगा डॉल्फिन पॉपुलेशन इन इंडिया कुड बी अबाउट इतनी है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट की बोलती है अबाउट इतनी, तो उत्तर प्रदेश में इतनी, आसाम के अंदर है, तो ये भी चीज़ें है उसकी। फिर हमने इनके लिए कंजर्व करने के लिए हमने क्या क्या प्रोग्राम चलाया। सबसे पहले प्रोग्राम आता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी याद है। सबसे पहला ये प्रोग्राम है, कोई स्टेप है रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड से क्लाइमेटिकल के लिए हमने पहला स्टेप क्या लिया था कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमने स्टार्ट किया था। फिर आयुसेन स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर स्टेटस है, ये भी याद रखना। अपेंडिक्स 1 में आती है साइट्स के, साइट्स क्या होती है ना, जो ट्रेड होता है, मतलब कि ट्रेड होता है बीच में, किस किस के बीच में ट्रेड होता है आपका, ट्रेड होता है आपका स्पीसीज के बीच में, मतलब कंजर्व करने के लिए उसको चेक करता है कि उसको नहीं करो, उसकी अपेंडिक्स 1 लिस्ट में आती है, ठीक है ना। अपेंडिक्स 2 में भी मतलब कि माइग्रेटिंग कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटिंग स्पीसीज, उसकी अपेंडिक्स 2 में इनको रखा गया है जो साइड, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखना। फिर कंजर्वेशन इफेक्ट क्या ले गए हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हम, उसको उनमें प्रोटेक्ट किया हमने। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के फर्स्ट शेड्यूल में इनको रखा गया, तो आपको ये भी रखना है इनके लिए। फिर हमने विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बनाई है बिहार के अंदर, इनके लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन हमने, मतलब कि एक तरह से वहाँ इनको प्रिजर्व करेंगे, चेक करेंगे। तो कंजर्वेशन प्लान है कुछ हमारे 2021-22 के, आइडेंटिफाई करेंगे गंगा डॉल्फिन को, इम्पैक्ट ऑन द रिवर ट्रैफिक, क्या क्या कोई रिवर ट्रैफिक का इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा गंगा डॉल्फिन पे। फिर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है 2009 में कॉन्स्टिट्यूट द वर्किंग ग्रुप अंडर द पटना यूनिवर्सिटी टू प्रिपेयर द कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनाया हमने डॉल्फिन के ऊपर 2009 में। और नेशनल एक्यूटिक एनिमल 2009 में ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, पहली मीटिंग थी तो गंगा डॉल्फिन डिक्लेयर एज द नेशनल एक्यूटिक एनिमल हमें डिक्लेयर कर दिया, भारत का नेशनल एक्यूटिक एनिमल है। और 5 अक्टूबर को हम गांधी की जन्मदिन के 3 दिन बाद सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे, गांधी जी के जन्मदिन के 3 दिन बाद। तो हमने इसमें से एक अथॉरिटी बॉडी पढ़ा था, मतलब एक्ट पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसको भी कवर कर लेते हैं। ये एक्ट है, प्रोटेक्ट करता है जो कंट्री के वाइल्ड लाइफ है, एनिमल है, बर्ड है, प्लांट भी, देखो तो प्लांट भी आएंगे, है तो वाइल्ड लाइफ नेम, तो प्लांट इस स्पीसीज को भी ये मतलब कि प्रोटेक्ट करता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर द एनवायरमेंट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी अमंग अदर थिंग, दे एक्ट लेड, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है हंटिंग पे कि आप उनको हंट मत करो, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो ये अमेंड किया गया था 2006 में, इसको अमेंड किया गया था और इसको 6 शेड्यूल भी ऐड किया गया था। अब 6 शेड्यूल क्या है, 1-2 शेड्यूल क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों को क्लास करता है, फ्लोरा और फोना को, मतलब कि फ्लोरा आप ऐसे फ्लोरा, फ्लोरा फ्लोवर से रिलेटेड है तो मतलब प्लांट से रिलेटेड ये हो गया, फोना मतलब एनिमल से रिलेटेड, लास्ट में मतलब फोना आ गया, मतलब कि तो ये एनिमल से रिलेटेड है। जो 1 और 2 शेड्यूल है इसके वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्टेड है, मतलब उसमें अगर आपने हंट किया उनको तो आपको बड़ी सजा होगी, बड़ी पेनल्टी लगेगी। उसके बाद सेकंड थर्ड है वो भी है पर उसमें थोड़ी कम सजा और कम प्रावधान है। तो उसमें शेड्यूल फर्स्ट में एनिमल है, शेड्यूल में सेकंड में भी है, शेड्यूल थर्ड में भी है, शेड्यूल फोर्थ में भी है। तो भाई शेड्यूल फिफ्थ क्या है, ये स्पीसीज के लिए है जो मतलब जो आप हंट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने शेड्यूल 6 पढ़ा था, शेड्यूल 6 क्या है जो 2006 में ऐड किया गया था, शेड्यूल 6 क्या है 2006 में ऐड किया गया था। तो ये आपको जाके मुझे कमेंट में बताना है शेड्यूल 6 क्या है, क्योंकि देखो मैंने चारों तो एनिमल के लिए बता दी आपके, तो एक जो एक्स्ट्रा है एनिमल के अलावा किसी और चीज़ को भी दिखता है तो उनको शेड्यूल 6 में रखा गया है। तो आप ही जाके चेक करना कि शेड्यूल 6 के अंदर क्या चीज़ है। अब रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी क्या है, आर्टिकल 48A जो है आपका DPSP का, वो क्या बोलता है कि स्टेट को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए इन्वायरमेंट को, सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को।
तो ये आर्टिकल 40 आपका 48A बोलता है। और इसको कब ऐड किया गया था, इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। देखो DPSP जो है ना, मतलब कि वो जुडिशेबल नहीं है और ना ही वो इन्फोर्सेबल, मतलब ठीक है ना, फोर्सेबल है। बस गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जब कोई एक्ट बनाएगी तो इनको ध्यान में रखते एक्ट बना सकती है, इन्हें बाय एक्ट से मतलब कि लॉ बना के इन्हें फोर्स करवा सकती है। तो इस वाले को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और फिर आपका क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें भी दे रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ को, कंपेशन को, लिविंग इन क्रिएचर। ये हमारा हो गया आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और डॉल्फिन। फिर हम आते हैं अपने हिंदू के ऊपर। तो पहली न्यूज़ ये, डॉल्फिन जो आपकी इंक्रीज हो गई है, चिलिका लेक के आसपास की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन प्लान बिट, मतलब कि जो प्लान हमने जो रन किए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एनजीओ ने, डिफरेंट डिफरेंट अकेडमीज़ ने, उसकी वजह से उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया। कोई न्यूज़ नहीं है, कोरोना कोरोना चल रहा है। फिर इसमें इधर भी नहीं है न्यूज़, इसमें इधर भी नहीं है। फिर मतलब कि अभी चाइना और इंडिया के बीच में जो बातें चल रही हैं वो शायद वो पॉइंट पे आ जाएंगी, मतलब कि कोई इंसिडेंट नहीं होगा बॉर्डर पे, एग्री टू अवॉइड द न्यू इंसिडेंट ऑन बॉर्डर। जैसे अभी लास्ट ईयर गलवान वैली में हुआ, उससे ऐसा मतलब कि कई साल में, मतलब कि 1962 या 1967 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने क्लैश हुआ, उसमें मतलब कि जो हमारे सोल्जर हैं उनको शहादत मिली है। ये अब नहीं होगा ऐसा इन्होंने बोला। तो मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। सबसे ऊपर आता है दिपसेंग प्लेन, उसके नीचे आता है आपका गलवान वैली, उसके नीचे आता है पेंगोंग तेसो, फिर आता है चुसूल, और फिर नीचे आता है, सबसे नीचे है डेमचौक। ये कुछ रीज़न है आपको नॉर्थ साउथ याद रखने हैं, डेमचौक, डेमचौक। तो ये आपको ये रीज़न है, और भी दो रीज़न है, वो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, वो बता दूंगा। पर आपकी एक लोकेशन ही 4-5 रीजन से नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आया, तो आप याद रख सकते हो। फिर CSIR रिमूव द राकेश कुमार फॉर नीरी। हमारे ना राकेश कुमार इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट, हमारे CSIR इंपॉर्टेंट है और नीरी इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका जो हेड क्वार्टर नागपुर के अंदर है। और नीरी ये CSIR का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। CSIR क्या है, ये साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए इसका ही पार्ट है आपका नीरी, और इसका हेड क्वार्टर का है नागपुर में। ये क्या काम क्या करता है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, वर्क क्लोज विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बहुत करीब काम करता है, कंसल्टेंट टू मल्टीपल इन्वायरमेंट, मतलब कि जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट डेवलप कर रही है उसे बताता है कि आप ऐसे करो ऐसे मत करो। गिवे मतलब एक्सपर्टिक ओपिनियन देता है, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके ओपिनियन देता है कि गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए कि ये इन्वायरमेंट्स के हार्म है। एंड सेवरल डिस्प्यूट, मतलब कि डिस्प्यूट इन्वॉल्व द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनी ऑन द मैटर ऑफ एयर, वाटर, लैंड पॉल्यूशन। इट ऑल्सो वर्क एट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सच एज मेकिंग ए ग्रीन फायर क्रैकर, जैसे ग्रीन फायर क्रैकर बनाओ, ठीक है ना, अंडर द डायरेक्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इम्प्रूव द दिल्ली एयर क्वालिटी। इन्होंने भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दिल्ली एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करें, स्पेशलाइज एयर प्योरीफायर, तो वो सब ये नीरी वीरी नहीं डेवलप किए थे। तो आपको बस नीरी के बाद मेरा हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर है अभी नागपुर के अंदर। ये क्या है, इनके ऊपर कुछ है जो भी इशू है, मतलब कि जो उजागर हुए हैं कि इन्होंने कुछ किया है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। इंडिया US डिफरेंट फॉर रूल बेस्ड ऑर्डर। मैंने आपको कल क्या बताया, FONON करके जो मिशन है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, एक मिशन है USA का, वो हमारे EEZ जोन से निकल के जाएगा। तो जो हमारे EEZ जोन है अंडर द आपका जो EEZ जोन है, कल मैंने आपको बताया था कि 12 नॉटिकल माइल्स का टेरिटोरियल जोन होता है, उसके बाद आपका EEZ वाला जोन होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका। तो वो आपको देखना है कि उसके आसपास से निकल के जा रहा है। तो एक कंसर्न स्टार्ट किया, मतलब किसने, इंडिया ने। कल पढ़ा था, आज नहीं पढ़ेंगे। तो UN क्लॉज के अंदर ये बात लेके गए हैं कि गलत करें अकॉर्डिंग टू UN क्लॉज लॉ, जो UN क्लॉज लॉ बोलता है आपका। तो हमने कल पढ़ा था, ये नहीं करेंगे। रिडक्शन द हेल्थ इनइक्वालिटी टू टैकल द पेंडेमिक चैलेंजेस। अभी क्या बोल रहे हैं, जो रिडक्शन, जो हेल्थ इक्विटीज़ है ना, मतलब इनिक्विटीज़ है, उसको टैकल करने के लिए, पेंडेमिक को चैलेंज को टैकल करने के लिए रिडक्शन करना होगा हमें किस चीज़ में, हेल्थ इनिक्विटीज़ जो है। अब हेल्थ इनिक्विटीज़ क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, मतलब कि ऑर्डरबिलिटी है, मतलब कि, और उसके बाद आपका पोवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन है, वेयर द गैप विच कॉज द मेजर कंसर्न इन द हेल्थ सेक्टर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो ये सारे कारण की वजह से भी पेंडेमिक बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है कि पॉवर्टी है, खाने के लिए नहीं है, पेट है, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। अब उसे कोरोना हो गया तो लेके डूबेगा ही ना उसे कोरोना। फिर हेल्थ में प्रॉब्लम है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी पैसा नहीं तो पैदल ही घर जा रहा है, ठीक है, किसी का पैसा तो हेलीकॉप्टर से उड़ के चला जाएगा, उसे कोरोना नहीं होगा। तो ये सारे इनइक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये भी एक कारण है। अब खाने के लिए घर में पैसे नहीं है,
सामान कहाँ से लेते, सड़कों पे तो आएंगे। फिर ये सारे कारण भी हैं कि इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जो पेंडेमिक चैलेंजेस को टैकल करने के लिए पहले हमें इन सब चीज़ को भी सोचना होगा। फिर ग्लोबल मतलब कि कोलोब्रेशन करना होगा, जैसे ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप है, शुड बी वर्क टुगेदर कि इम्प्रूव द डाटा कलेक्शन, की डाटा ठीक से लेके आओ, कि आइडेंटिफाई करो, टैकल करो रूट कॉज ऑफ द इनइक्वलिटी क्या है, ठीक है ना, इन सबको साथ में आना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट, ड्रग, वैक्सीनेशन, लो इनकम कंट्री इनको भी सप्लाई देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। गैप ऑन द मतलब कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, बट द न्यूट्रिशन हैज़ बीन चैलेंज, ये सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली किसको बढ़ावा दे रही है, पेंडेमिक जो चैलेंजेस मतलब सिचुएशन है उसको बढ़ावा भी देंगे। फिर हम जो हमारे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2030 तक फुलफिल करने हैं, 17 गोल है, तो वो फुलफिल करना है, उसमें थोड़ा हमें प्रॉब्लम आएगी, तो ये सारी चीज़ें बात की है। एम्पावर करना है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कंटिन्यू रहे, क्योंकि सप्लाई चेन क्या है वो ब्रेक हो गई। अगर देखो एपीआई हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ड्रग का एक तरह से रॉ मटेरियल है, आप बोल दो रॉ मटेरियल है, बेस मटेरियल बोल दो, रॉ मटेरियल बोल दो, ड्रग बनाने का, ड्रग नहीं, नशे नहीं, दवाई बनाने का एक बेस मटेरियल है। तो 70 to 80% वी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। अगर ये सप्लाई चेन ब्रेक हो गई तो दवाई कैसे बनेगी, तो ये भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल में आपको बताया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, रिड्यूस हेल्थ इनिक्विटी टू टैकल द पेंडेमिक चैलेंज। तो अपनी हेल्थ इनिक्विटीज़ है उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। डिसीजन ऑन लॉकडाउन सून, उद्धव ठाकरे मुंबई में लग सकता है। फिर ये इसमें एक स्टडी आई है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, मैंने मार्क किया इसे, मत पढ़ना कुछ भी। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, लोगों के अंदर दोबारा से कोरोना हो सकता है, जिसको एक महीना पहले कोरोना होता उसको दोबारा से एक महीने बाद कोरोना हो गया, ऐसा क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं जो आपके अंदर इम्यूनिटी है ना अगेंस्ट द वायरस लड़ने की, वो मतलब न्यूट्रलाइज हो जाती है एक महीने बाद किसी किसी के शरीर में, तो दोबारा कोरोना होने के चांसेस होते हैं। आज इंडिया में 1.5 लाख केसेज आए हैं, 1.4 लोड, डेली 10,000 बढ़ रहे हैं, और 4 दिन बाद आप देख रहे हैं ये लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे पहुंचेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हियर द मतलब आपको डीक्रिमिनलाइज बैगिंग, जो बैगिंग है भीख मांगने का, उसको डीक्रिमिनलाइज, उसकी पीआईएल गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर क्रिमिनलाइज है, अगर आप भीख मांगते पकड़े गए तो एक तरह से आप क्राइम कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्रिमिनलाइज है। जो फिर क्या बोलते हैं मतलब कि जो ऑथर है, मतलब कि जो एक्टिविस्ट है, वो क्या बोलता है, क्रिमिनलाइज बैगिंग इज वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ये आपको वॉयलेटिंग कर रहा है, वो कैसे कर रहा है वो आगे लाइन में पढ़ेंगे। पीपल आर सिचुएशन, पीपल आर इन ए सिचुएशन टू मेक ए अनरीजनेबल चॉइस बिटवीन द, वो क्या चॉइस करे, क्राइम को चॉइस करे, भीख मांगे, या फिर मतलब कि ऐसा चूज करे कि नहीं मांगे। फिर क्या हो जाएगा, वो स्टार आपका स्टार्विंग में पहुंच जाएगा, मतलब भूखमरी के शिकार हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी, तो क्या होगा, मतलब कि वॉयलेट हो जाएगी उसकी इनडायरेक्टली, तो उसकी राइट टू लाइफ चली गई ना। खाना क्या बोलता है, राइट टू फूड, राइट टू ड्रिंक, राइट टू दिस, राइट टू वॉट, ये सारे क्या है, राइट टू लाइफ के ही तो पार्ट है। तो इनडायरेक्टली तो क्या होगा, वो अच्छा, इससे अच्छा तो भीख मांग ले, तो मरने से अच्छा है। तो वही है कि उसके बारे में चूज़ क्या करे, वो क्राइम चूज़ करे या फिर मतलब कि क्राइम को चूज़ ना करे। तो यही सारी एक तरह से इनडायरेक्टली राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के ऊपर आती है, ये उन्होंने बोला है। और सेंसेक्स बोलता है 2011 वाला, नियर अबाउट 4 लाख भिखारी इंडिया के अंदर है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर बैगर जो है इंडिया के अंदर है। उसके बाद सोशल जो सोसाइटीज़ है, गवर्नमेंट एंड द जो मैंडेट करती है टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन, जो मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि सोशल सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड की जाएंगी, इंश्योर किया जाएगा ऑल द बेसिक मतलब की फैसिलिटी से। ऐसे आपका कौन बोलता है, ऐसे आपके एम्बेडेड हेड डायरेक्टर प्रिंसिपल जो डीपीएसपी मैंने बताया कि आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। एंड स्टेट हैज़ फेल्ड, स्टेट फेल हो जाता है बेसिक इम्यूनिटीज़ देने में, सब सिटीजनों को नहीं दे पाता, बहुत बड़ी आबादी है, 130 करोड़ जनता है, मोदी क्या क्या करेंगे बेचारे, ठीक है ना। तो वो फेल हो जाते हैं, पीएम केयर फंड को नहीं बताते हैं पैसा कहाँ गया उसका। फिर मतलब एक्सरसाइजिंग मतलब कि पीपल टू बैग, अब फेल हो रहे हैं वैक्सीन देने में, वैक्सीन नहीं है, अब खत्म होती जा रही है, तो वो भी एक बेसिक में बोल दो आप, सोशल में आती है, तो फेल हो जाते हैं। फिर क्या करे पब्लिक, वो भीख मांगेगी सड़क पे उतर के, तो मतलब कि अब क्रिमिनलाइज करना भी, आप फेल हो गए एक साइड में, तो उसके बाद क्या होगा, क्रिमिनलाइज, आपने भीख मांगना भी आपने मतलब कि क्रिमिनलाइज कर दिया, तो ये एक तरह से इरेशनल है, अगेंस्ट अप्रोच है आपके आपके सोशलिस्ट नेशन के ऊपर, मतलब कि कैसे गलत चीज़ है, और आपके प्रेम बिल की कहने के अगेंस्ट जाती है। ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैन नॉट बी फॉल्टेड ऑफ द एक्शन, अगर वो भीख मांग रहा है आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो एक गलत स्टेप है, ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 है राइट टू फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स जा सकते हैं, लेके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आर्टिकल का वायलेशन है। इसके बाद 226 जो आपका 266 जो है वो हाई कोर्ट के लिए होता है, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट का रेट जो होता है बड़ा होता है इन कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट से जा सकते हो, पर हाई कोर्ट में आपका लीगल हो या फिर आपका फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है तो आप जा सकते हो।
दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है मेघालय का एक विलेज है, वहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम है उमगुट करके नाम है उसका, ठीक है। ये कंसिडर किया जाता है तो क्लीनेस्ट रिवर है इंडिया की, सबसे क्लीनेस्ट रिवर है। तो मौका मिले ज़िंदगी में तो घूम के ज़रूर आना, क्योंकि पॉल्यूलर्स तो आपने दिल्ली के आसपास जो रहते होंगे उन्होंने देखी होगी, यमुना की फ़ोटो देख रखी होगी, पर इसको मौका मिले इसको जरूर देख के आना, क्लीनेस्ट भी देख ले को कैसी है। तो ये कहाँ पे है, ये मेघालय के अंदर है। उस पर क्या करेगी सरकार, एक डैम बनाने की बात करेगी। तो फिर क्या हुआ, जो वहाँ की मेघालय की स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोला, वो मीटिंग बुलाते हैं, पब्लिक गैदरिंग करते हैं, पूछते हैं कि प्रोजेक्ट बनाए या ना बनाए। पब्लिक बोलती है हाथ जुड़वा लो, हमें नहीं बनवाना, ठीक है ना। क्यों हमारी रोटी वोटी छीन रहे हो, अभी इस पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वो और छीन लोगे आप टूरिस्ट मैप में से इसका नाम और निशान और ख़त्म कर दोगे। तो हमें नहीं बनवाना, तो आप बस हमें क्या याद रखना है, ये आपका उंगुट जो कहाँ पे है, मेघालय के अंदर, ठीक है ना, उसके ऊपर डैम बनाया जा रहा था। ये रिवर है कहाँ पे, मेघालय के अंदर। तो अब आपको कमेंट में जाके बताना है कि ये रिवर क्या ब्रह्मपुत्र से मिलती है या फिर डायरेक्टली सड़क जाती है, ख़त्म हो जाती है किसी लेक में जाके। तो आपको ये मैप में जाके चेक करना है। दूसरी न्यूज़ आती है ईरान, इधर इधर अमेरिका खड़ा है, इधर ईरान खड़ा है, ये इसे धमकी देता कर दे, ये बोलता तू कर दे पहले। तो इनमें आपस में फाइट चल रही है। फाइट किस चीज़ की चल रही है, न्यूक्लियर की, ठीक है ना। ये ईरान बोल रहा है कि हमें पहले, हम जब आगे बात करेंगे, जो अमेरिका ने जो कार्ड्सा वार्ड्सा पे सैंक्शन लगाए हुए हैं, ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, पहले वो हटाओ। और ये क्या बोलते हैं, क्या नाम आपके अमेरिका वाले क्या बोलते हैं, हम उस पर बात करेंगे कि पहले तुम एक काम करो, पहले तुम ये जो एनरिचमेंट कर रहे हो न्यूक्लियर का, इसको बंद करो। तो ये आपस में ये तू मैं की बहस चल रही है इनके बीच में, ठीक है ना। सारी डील क्या है, JCPO की डील है। JCPO क्या, P5+1, P5 को परमानेंट 5 और +1 मतलब जर्मनी, ये 6 नेशन साथ में आके डील साइन हुई थी 2015 में ओबामा के टाइम पे, कि ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर बनाने के लिए जो यूरेनियम की सप्लाई देंगे, किस चीज़ को देंगे, न्यूक्लियर बनाने के लिए नहीं, यूरेनियम की सप्लाई देंगे ईरान को, और पीसफुल यूज़ के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बनाओ भैया, या अपनी ग्रीन एनर्जी डेवलप करो, कुछ ऐसा काम करो पीसफुल वाला, ये बम बम मत बनाओ, न्यूक्लियर बम तो हम सप्लाई देंगे। फिर उसके बाद आता है गोरा की आता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, 2019 में हम कुछ नहीं देंगे, बैन, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे इनके साथ। फिर अब बाइडन जी आए हैं, बाइडन जी बोल रहे हैं कि हाँ आप बात करेंगे, तो आप रुक जाओ, अभी बात करते हैं उस पर आगे चल के। तो वो अभी वही बहस चल रही है बीच में दोनों के। तो JCPO के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरी न्यूज़ आती है कि UAE नेम 2 एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग वुमेन। तो आपको इससे कुछ नहीं जानना, जो कौन वुमेन है, कैसी हैं, उनको बारे में कुछ नहीं जानना। आपको क्या जानना है कि जो UAE नेशन है, जो अरब नेशन है, इस पर क्या होता था कि वुमेन को भी बहुत पीछे रखा जाता था, उनको कोई राइट्स नहीं थे, कोई फ्रीडम नहीं थे वुमेन के लिए लिखने के लिए आए। तो आप ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, इवन UAE भी आगे आ रहा है चीज़ों को देखते हुए, वो भी लोग आगे आ रहे हैं, वुमेन को वो भी महत्व समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है। फिर भी ये हमारी काम की चीज़ नहीं है। 4 मिलियन बोल रहे हैं कि 1 मई तक आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, तो ये किसी का इंटरव्यू है, इनको पढ़ लेना आप बैठ के, RTPC कैसे करेंगे, कैसे आएंगे 4 मिलियन। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है आपका मार्टिने वाटर, ये आपका क्यूरियोसिटी मतलब कि रोवर जो था आपका, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रोवर के बारे में, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे आपके टफ कोरल, एक कोरल पे रिसर्च आई है, मैं अभी रिसर्च है उसके बारे में क्या बताया गया है कि जो कोरल है वो एक सर्वाइव कर सकती है आपका क्लाइमेटिक में, जो सीवियर कंडीशन में पहुंच गया ना क्लाइमेट, ठीक है ना, उसमें भी कोरल सर्वाइव कर सकती है। फाइंडिंग द मतलब इसमें क्या यूनिवर्सिटी ने, कोरल विल सर्वाइव द मतलब क्लाइमेटिकल चेंज, जो क्लाइमेटिकल चेंज हो रहा है उसमें भी कोरल सर्वाइव कर सकती है। कोरल रीफ जो है प्रोटेक्टेड करती हैं शोर को, जो मतलब आपका किनारा होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं बाय द इरोजन, मतलब इरोड होने से बचाती हैं। ऑल्सो मतलब प्रोवाइड हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं आपको, किसको हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं, जो फिश होती हैं और रेयर एनिमल होते हैं उनको हैबिटेट देती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग पुट ऑन द रिक्स, मतलब कि बोल रहे थे ग्लोबल वार्मिंग जो गर्मी बढ़ती जा रही है उनमें रिक्स हो गया था कि ये क्या ना हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए। तो पर अब पता लगा कि ब्लीचिंग ना हो जाए, ये डिसीज़ ना आ जाए इनमें, पता लगा है कि ये मतलब सर्वाइव कर सकती है एक खतरनाक क्लाइमेट के अंदर भी। मतलब कोरल लीफ ये है, कुछ कंडीशन है कोरल लीफ की, वो आप जाके देखना, ये कितने, इन्हें कितना टेम्परेचर चाहिए, इतने टेम्परेचर में हो सकती है, नियर अबाउट 21 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा चाहिए ना ज़्यादा गर्मी चाहिए। उसके बाद ये ना ज़्यादा इन्हें फ्रेश वाटर चाहिए ना ज़्यादा स्लाइन वाटर चाहिए। फिर इसके बाद ये कहाँ पे मोस्टली होती हैं, तो आप जाके देखना ब्लीचिंग की होती है ये, मतलब आपकी फाइटोप्लैंक्टन जो आपका जूथेंथिला जो है, मतलब उसकी कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, दोनों की मिलके वो इसे फूड प्रोवाइड करती हैं और वो इसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है।
उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ आती है वही इंदस गंगा रिवर डॉल्फिन है 2 डिफरेंट स्पीसीज। जो इंदस की गंगा डॉल्फिन है, इंदस एंड गंगा जो रिवर में डॉल्फिन पाई जाती है वो 2 डिफरेंट स्पीसीज है, ऐसा इन्होंने बोला है। कोई रिसर्च किया, उसके ऊपर देख के इन्होंने ऐसा बोला है। मैंने आपको नाम साइंटिफिक बता दिया, फिर ये भी बता दिया साइट्स के अंदर किस आती है, एंडेंजर भी बता दिया। प्रीवियसली फिशमैन यूज टू हंट डॉल्फिन, उन्हें हंट करने के लिए यूज़ करते थे। क्यों? उनका ऑयल बहुत काम का होता था, इसलिए हंट करते थे। ठीक है ना। और वो जो भी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन कैसे, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स आपको पता है कि यहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्स आ रहा है, पता नहीं आपको कहाँ से पॉल्यूशन इसमें घुस रहा है। किसी ने बोतल फेंक दी, किसी ने कुछ फेंक दिया, किसी ने घर का सारा कूड़ा गंगा में उतार दिया, किसी ने कोई ड्रेनेज लगा रखा है छुपके छुपके, तो नॉन पॉइंट सोर्स होता है वो, उसे पता नहीं लगता। तो नॉन पॉइंट सोर्स होता है वो खतरनाक होता है, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, पॉल्यूशन के लिए। देखो चाइना में जो रिवर है, मतलब जो चाइना की रिवर डॉल्फिन है वो पहले ही एक्सटेंट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है, अब इंडिया ही बचा है। ये न्यू फिजिक्स है, ये आप पढ़ना है तो पढ़ लेना, बस याद रखना। आपका मुआन G2 एक्सपेरिमेंट कहाँ का है, ये अमेरिका का एक्सपेरिमेंट है, अमेरिकन एक्सपेरिमेंट है, USA का। और कुछ मत पढ़ना इतना। आपको यूपीएससी जनरल एग्जाम देता है, जीके का एग्जाम क्या होता है, जीके जनरल, वो आपको साइंटिस्ट का एग्जाम नहीं ले रहा। फिर ये आती है कि जो अभी सुकमा में अभी क्या हुआ, जो सोल्जर शहीद हुए हैं उनके ऊपर आते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी कैसे बनी, कि इंडिया जो मॉइस्ट है वो इंस्पायर है बाय द चाइनीज़ मॉडल से, ठीक है ना। हेल्प करते हैं आर्म स्ट्रगल में, मतलब कि हथियार वाली लड़ाई लड़ने के लिए, मतलब बोलते हैं एम टू अचीव द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, कि हथियार उठा के सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आ सकता है इंडिया में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कि इंडिया एंड द साउथ फॉलो द चाइनीज़ पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन 1922। जो मोबाइलाइज प्रेसिडेंट, मतलब कि पीजेंट से किसान थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनको बीच में हथियार दे दिए, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट लेड बाय द आपका माओ, आपका जीडोंग इन 1920। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट वाला है तो किसने स्टार्ट किया था, माओ करके, माओ जीडोंग इन 1920। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ खत्म हो गया, पर आपको एक रूल याद रखना है। एक रूल है आपका FCAT। FCAT क्या है? FCAT कुछ नहीं है आपका, FCAT है आपका फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल। जैसे कोई मूवी आई पद्मावती या पद्मावत, कुछ भी मूवी आई, ठीक है ना। तो उसको क्या हुआ कि इसमें हमारे जो राजपूत लोग हैं उनके ऊपर इसमें गलत दिखाया जा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, ये सीन कट करो, वो सीन कट करो। तो क्या होगा, मूवी को मतलब कोई सर्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड किया, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन में टक गई। फिर वो कहाँ जाएंगे, मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पैसा लगा दिया उन्होंने अरबों खरबों उसमें, करोड़ों रुपए लगा दिया, तो उसके उनके पास थी क्या, थी उनके पास थी आपकी फिल्म सर्टिफिकेशन, आपको एपलेट ट्रिब्यूनल। इसमें जाके वो अपना केस दर्ज करेंगे, फिर वो बैठ के मूवी देखेंगे, हाँ सही है, आप इसे सर्टिफिकेशन दे दो। सर्टिफिकेशन कौन देते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट देता है। अगर ये नहीं दे रहा तो कहाँ जाके केस लड़ेंगे, डायरेक्टर इसमें जाके केस लड़ेंगे। अब सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि कोई भी सेशन, क्योंकि कोई लॉ बनाने के लिए दोनों सेशन को होना, मतलब कि वर्किंग मतलब कंडीशन है, मतलब कि सेशन में होना जरूरी है दोनों सदन को। अगर कोई भी एक सदन सेशन में नहीं है तो लॉ नहीं बन सकता, तो लॉ नहीं बन सकता फिर क्या करते हैं, तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। तो ऑर्डिनेंस कौन लाता है, प्रेसिडेंट देते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है, जस्टिस है, वो ऑर्डिनेंस लेके आई है। और उसने बोला है कि ये जो एपलेट ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल एपलेट ट्रिब्यूनल FCT, इसे आज से ख़त्म। आज से ख़त्म तो भैया केस कौन देखेगा, आज से केस देखेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आओ। तो ट्रिब्यूनल की जगह उन्होंने डेफिनेशन में, जो उनकी डेफिनेशन थी, उन्होंने रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया, हाई कोर्ट देखेगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि हाई कोर्ट, चलो ट्रिब्यूनल तो स्पेसिफिक मैटर देख रहा था फिल्म से रिलेटेड, अब हाई कोर्ट के पास तो बहुत केसेस रहते हैं, सुबह शाम बहुत केसेस आते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैन, फिल्म बैन हो जाती है, डिलीट सीन करना हो, कुछ भी करना हो, तो इसमें इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं, फिर ये ऑब्जेक्ट ये बताते हैं कि आपको करना है, ठीक है ना। कहीं आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जो है उसे कर्टेल तो नहीं कर रहे। एक दिन मुजफ्फरनगर भी आई थी, एक दिन मुजफ्फरनगर है, इन दिनों मुजफ्फरनगर, सॉरी, इन दिनों मुजफ्फरनगर में मूवी आने वाली थी, उस पर बैन लगा दिया था कि वो दंगा करा सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वॉट हैपन नाउ, अब आप कहाँ पे जाओगे, अब आप कोर्ट में जाओगे, क्योंकि कुछ अब चेंजेस बहुत सारे आ गए, ओवर द टॉप पे इनकी गाइडलाइंस आ गई हैं कि इसमें रेसिडेंट होगा, 3 टायर रेसिडेंस मैकेनिज्म होगा, या वो, ठीक है ना, जा सकते हो। अब क्या होगा, सेम कोर्ट शुड बी एडजुडिकेट ऑन द मैटर ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। एटलीस्ट 20 केस तो जाते ही हैं मंथ में, ऐसा बोला जाता है। अब इससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है ना कोर्ट की, मतलब कि नाउ द कोर्ट है परफॉर्म द कोर्ट, कोर्ट को परफॉर्म करना है, कि वो क्या करेगा, जज साहब बैठ के मूवी देखेंगे, दिखाओ क्या क्या सीन में गड़बड़ी है,
ठीक है, अब एक तो वैसे ही इनके पास इतने केस पेंडिंग है, अब जज साहब भी मूवी देखा करेंगे तो वो 2-4 घंटे उसमें लगा दिया करेंगे कि चेक किया करेंगे। तो जो पेंडिंग मतलब कि कोर्ट का जो बर्डन है हमने और इंक्रीज कर दिया है, इंस्टेड ऑफ कम करने की बजाय ट्रिब्यूनल क्या काम करती है, इसमें भी तो रिटायर्ड जज ही बैठते हैं, ठीक है ना, जो रिटायर हो जाएंगे ट्रिब्यूनल को दे दिया जाता है। अब ट्रिब्यूनल क्या काम करते हैं, जो कोर्ट का मतलब का जो चक्कर है उसको थोड़ा कम करती है, वो थोड़ा जो प्रॉब्लम आती है कोर्ट को, ठीक है ना, फेस करती है, जो पेंडेंसी अब 10 साल की चलो 10 साल तक मूवी रिलीज नहीं होगी, तो सारा कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए ये ट्रिब्यूनल को डेवलप किया गया था। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो अब FCAT जो ट्रिब्यूनल है उसको खत्म कर दिया गया, जय श्री राम बोल के घर भेज दिया गया। तो अब केसेस क्या है, क्या बोला, रनिंग लो ऑन वैक्सीन, वैक्सीन तो कम हो गई आपकी, वैक्सीन जो किस कैपेसिटी में लगी थी वो तो कम हो गई, केस बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब आएगा खेल में मजा, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। अब जो ई स्पोर्ट्स हैं, घर में बैठ के जो बच्चे कैरा मिनाटी खिलाता है ना, गाली बकना, वो स्पोर्ट्स के बढ़ गए हैं, ठीक है ना, तो इन रिवेन्यू इन द टच, इनका रिवेन्यू बहुत ऊपर पहुंच गया है। तो अब इन पे क्या बात की जा रही है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म थे आपके, नेटफ्लिक्स ये वो, इन पर रेगुलेशन लेके आए, अभी बेचारे ये भी पैसा कमाने लगे हैं कैरी मिनाटी जैसे, इन पे भी रेगुलेशन लेके आओ, कि ये बहुत गाली बकते हैं, इन पे भी रेगुलेशन लेके आओ। तो वो तो नहीं आएगा, वो तो यूट्यूब में आएगा, पर वो गेमिंग जो सिस्टम है पूरा आपका, ये सारे इन पे भी अब इनका रिवेन्यू बढ़ गया गेम का, इनकी भी कोई रेगुलेशन लेके आओ, इसकी ग्रोथ बढ़ी है ई स्पोर्ट्स की, तो इनकी भी रेगुलेशन आनी चाहिए। बस इतनी ही न्यूज़ थी आज के अखबार में, यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर हम जाते हैं थोड़ा बेसिक में से, ये मैंने आपको प्रोजेक्ट डॉल्फिन तो हमने पढ़ लिया है, उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आता है आपका मिथेन इन द मैरीटाइम एयर, ठीक है, जो मैंने आपको आपको मार्टियन एयर बताया था, मैंने प्रोग्राम बताया था आपका, आपका क्यूरियोसिटी वाला रोवर वाला जो नासा का प्रोग्राम है, ये नासा का प्रोग्राम है, और ये कब छोड़ा गया था, 2000 मतलब कि 12 में छोड़ा गया था ये, सॉरी, हाँ ये 2012 में लॉन्च किया गया था, और ये मार्स पे मिशन मिशन पे गया था, और वहाँ पे क्या काम करना था, फाइंडिंग केमिकल एंड मिनरल, ठीक है ना, उसको सबको फाइंड करना था, ये सारा मिशन था। ये डिस्कवर द हाई अमाउंट ऑफ मिथेन इन द आपका मारिटाइन, मतलब कि जो मार्स का जो है एयर में उसे उसे मिथेन मिला है, एंड गैस डेट अर्थ यूजली प्रोड्यूस लिविंग थिंग, जो वैसी गैस है मिथेन, मिथेन जो लिविंग थिंग जो प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं। और ठीक है, से मिशन के अंदर क्या था, 21 पार्ट मतलब बिलियन इतनी मिथेन मिली है, ये आपको याद रखने का नहीं है, आपके 3 टाइम द अर्थ मतलब 2013 में फाइंडिंग उससे ज़्यादा थोड़ा कुछ मिला है। हाउ एवर द ट्रेस गैस ऑर्बिट भी ट्रेस किया है इसने, ठीक है ना, एक गैस ऑर्बिट, ट्रेस गैस ऑर्बिट नियर यूरोपियन स्पेस क्राफ्ट ने लॉन्च किया था 2016 में, डिड नॉट डिटेक्ट एनी मिथेन एट ऑल, द फर्स्ट बैच ऑफ द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लास्ट ईयर, द ठीक है ना, रोवर शेड्यूल लॉन्च नेक्स्ट ईयर, कुछ नया मिशन भी भेजा जाएगा इनकी कोलैबोरेशन में। तो आपको याद रखना है ये नासा का क्यूरियोसिटी मिशन था, ये नासा का है, 2012 में ये लैंड किया था, कहाँ पे लैंड किया था, मार्स पे लैंड किया था, बस आपको इतना याद रखना है। और जो एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिट जो मिशन था, ये किसका है, ये किसने भेजा था, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था, और रशिया के साथ मिलकर भेजा था, बस आपको याद रखना है, और कुछ हमारा इनमें पढ़ने के लिए नहीं है। फिर आता है सेक्शन, अभी मैंने बोला जर्नलिस्ट है हरियाणा के, उनको मतलब कि IT एक्ट 2000 अंदर एक्ट के अंदर बुक किया गया है। तो सेक्शन 66A क्या है ऑफ IT एक्ट, ये क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने चिल्लाए कि डिस्पाइट द स्ट्राइकिंग डाउन द आपका जो आपका सेक्शन 66A है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है 2015 में ही। उसके बाद भी कुछ FIR रजिस्टर्ड हुई हैं जो आपको फ्री स्पीच ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दबाती हैं। जैसे आप क्या करते हैं, फ्री स्पीच है आपके पास, आर्टिकल 19 आपको फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, तो वो चेक करने के लिए केस गया था, केस का नाम था आपका सीरिया सिंगल, नाम से केस गया था आपका, सीरिया सिंगल वाला केस गया था, और उन्होंने क्या बोला था कि जो सेक्शन 66A है आपका IT एक्ट का, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये आपकी कर्विंग करता है, किस चीज़ कर्विंग करता है, आपकी फ्री स्पीच को कर्विंग करता है ऑन सोशल मीडिया जो आप लिखते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए क्या बोला कि एक इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन भी था उसमें, और ह्यूज कम्युनिकेशन गैप है चीज़ में, मतलब कि ग्राउंड लेवल एंड द मैनी ऑफिशियल नॉट विन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो मतलब क्या हो रहा था, इस वाले केस में केस रजिस्टर्ड हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट इसे 2015 में खत्म कर चुका है, 66A को खत्म किया, 66A को ख़त्म किया है। प्रॉब्लम क्या थी जो मैंने आपको बता दी कि आपकी किस चीज़ को, आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, आर्टिकल 19 को आपको दबाया जा रहा था, तो आपको 66A को सुप्रीम कोर्ट 2015 में ख़त्म कर चुका है। उसके बाद भी FIR इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको चेक करो, और ये हमने हटा दिया है, अभी ख़त्म कर दिया, तो इसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए। तो भाई वो जर्नलिस्ट जो है उसके ऊपर कैसे FIR हो गई फिर,
वो सोचने की बात हमारे दिमाग में आती है। और 66 ए वॉज द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आर्टिकल 19 भी करता था, आर्टिकल 20 भी करता, राइट टू लाइफ वाला, दोनों को ये मतलब कि प्रॉब्लम दे रहा था। 60 ये ख़त्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो भाई वो जर्नलिस्ट 69 एक्ट जो है उसके अंदर उनको रजिस्टर्ड किया गया है, जो एक्ट बोलता है कि जो आप ट्विटर अकाउंट ऑन द पोस्टिंग ऑफ थ्रेट एंड लॉ एंड ऑर्डर, जो थ्रेट करता है लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि इसके ऊपर भी बात गई थी कि ये भी एक्ट है 69 ए, ये भी आपका आर्टिकल 19 को कटेल करता है प्राइवेसी को, क्योंकि 69 ए के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक आपकी इन्फॉर्मेशन वो आपको भी मतलब टैप कर सकती है कि आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे, क्या कर रहे हो। तो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, ये फ्री स्पीच के भी अगेंस्ट है, प्राइवेसी के अगेंस्ट है। तो बस सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलता है, ये 69 ए है, ये आपका जो पावर है इसके अंदर क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल पावर है ना वो ऊपर नहीं हो सकती कंट्री की पावर से, मतलब कि आपकी उससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इंडिविजुअल पावर आपकी ऊपर नहीं हो सकती भाई कंट्री की पावर से, तो आपको कटेल कर सकते हो, कोई गलत कर रहा है कंट्री के साथ कुछ कर रहा है, कब कब कर रहा है, जैसे सोवरेनिटी को हार्म कर रहा है, डिफेंस इंडिया को हार्म कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इस चीज़ सब चीज़ को, ये इनकी डेफिनेशन नहीं है, पब्लिक ऑर्डर है। पब्लिक ऑर्डर में कुछ भी आपको बुक कर देंगे कि आपने पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि नहीं आपने गलत किया, या फिर UAPA एक्ट भी है इनके पास। तो ये सारे केसेस हैं, इन सब चीज़ों में कर्व आपको कर सकते हैं। हाँ, इसे पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, फाइन भी आपके ऊपर लग सकता है। तो इसमें मैंने बोला ना इंडिविजुअल पावर छोटी है कंट्री की पावर के सामने, मतलब कि गवर्नमेंट की पावर के सामने, उसके सामने। वापस में लिखा है, बताने वाला हूँ कहाँ पे लिखा है। ठीक है चलो, मैंने आपको बता दिया। इंटरमीडिएट सर्विस और प्रोग्राम नेटवर्क में वेट होस्टिंग ऑफ द 6069 इधर लिस्टेड, ये सारी चीज़ें हैं। तो इतने ही था आज न्यूज़ में, जो मैंने आपको दो एक्ट बता दिए। 69 ए जो है ये है अभी भी, 66 ए जो है 66 ए को ख़त्म कर दिया गया 2015 में। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ये हमारी न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट की PDF ले सकते हैं।